आज का विशेष। विनायक दामोदर सावरकर क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता और राजनेता। वे स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। आधुनिक भारत के राजनीतिक विमर्श में जो नाम लगातार चर्चा में रहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर उनमें से एक हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म सुधार, सामाजिक विषमताओं और दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद और सकारात्मकवाद के अलावा मानववाद और सार्वभौमिकता, व्यावहारिकता और यथार्थवाद जैसे बिंदु शामिल हैं। देखिए, वीर सावरकर जी एक मध्यम परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उनके परिवार की जो सबसे बड़ी विशेषता थी जिसे हम सबको जानना चाहिए, वो 3 भाई। सबसे छोटे भाई नारायण राव सावरकर जो डॉक्टर थे और संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के सहपाठी थे। उनके सबसे बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, जिन्होंने बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम किया, और विनायक दामोदर सावरकर, तीनों ही स्वतंत्रता आंदोलन में और देश के राष्ट्रवाद के लिए पूरा समर्पण किया। 1883 में महाराष्ट्र में जन्मे स्वातंत्र्य वीर सावरकर बचपन से ही वो क्रांतिकारिता के प्रति उनका झुकाव था, रुझान था। इस देश को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराना चाहते थे। बचपन में ही जब वो अपने गांव में थे, बाल्यकाल में ही मित्र मेला जैसे संगठन का उन्होंने शुरुआत की। क्रांतिकारियों के अभिनव भारत से उनका नाम जुड़ा रहा। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। इनके पिता दामोदर पंत सावरकर महज 9 साल के थे जब महामारी में उनकी माता राधाबाई का निधन हो गया। इसके 7 साल बाद उनके पिता दामोदर पंत सावरकर भी स्वर्ग सिधार गए। उनके बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का जिम्मा संभाला। 1901 में उन्होंने नासिक के शिवाजी हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1901 में उनकी शादी यमुना बाई के साथ हुई। इस दौरान तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने आगे पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। पुणे के मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक करने के बाद वो वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव राजनीतिक गतिविधियों की तरफ हुआ। 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत नाम से एक संगठन बनाया। 1905 में वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का हिस्सा रहे। इस दौरान कई पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख भी छपे। रूसी क्रांति का उनके जीवन पर गहरा असर हुआ। लंदन में उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1907 में इंडिया हाउस में आयोजित 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वीर सावरकर, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक उनका नाम रहा है। वो क्रांतिकारी तो रहे ही, साथ ही अपने प्रखर विचारों के लिए एक बुद्धिजीवी के रूप में, एक चिंतक के रूप में
और यहाँ तक कि एक दार्शनिक के रूप में, क्योंकि भारतीय राजनीति पे उन्होंने विचारधारा के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से एक गहरा छाप छोड़ा है और वो छाप आज तक हम उसके महसूस करते हैं। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम हटकरजन वाइली को गोली मार दी। इसके बाद सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। 13 मई 1910 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई 1990 को सावरकर ब्रिटिश गिरफ्त से भाग निकले। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। 7 अप्रैल 1911 को उन्हें काला पानी की सजा पर पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। सागर के किनारे जेल में बंद सावरकर चांद से बातें करते थे, चांद को लहना देते थे, उपालंब देते थे, संदेश देते थे। उस समय की उनकी अनेक कविताएं ऐसी हैं जो विश्व के इतिहास में, विश्व के साहित्य में अपना स्थान रखती है। उन कविताओं में उद्वेग भी है, आवेग भी है, संवेग भी है। 1959 में पुणे विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। नवंबर 1963 में उनकी धर्मपत्नी चल बसी। सितंबर 1965 में सावरकर को बीमारी ने घेर लिया। इसके बाद उन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास करने का फैसला लिया। सावरकर ने 26 फरवरी 1966 को सुबह 10 बजे अपना शरीर त्याग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विनायक दामोदर सावरकर ने राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावरकर न केवल स्वाधीनता संग्राम के सिपाही थे, बल्कि महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी थे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सावरकर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय राष्ट्रवाद की अपनी नई परिभाषा गढ़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर न केवल क्रांतिकारी थे, बल्कि प्रखर राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। भारतीय राष्ट्रवाद को देखने का सावरकर का अपना नजरिया था। विनायक दामोदर सावरकर के मुताबिक सिर्फ जातीय संबंध या पहचान ही राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए काफी नहीं है। सावरकर का मानना था कि किसी भी राष्ट्र या राष्ट्रवाद की पहचान के मुख्य रूप से 3 आधार होते हैं, जिनमें पहला भौगोलिक एकता, दूसरा जातीय गुण और तीसरी साझी संस्कृति। सावरकर के अनुसार साझी संस्कृति ऐसी हो जो एक भाषा के जरिए सबको जोड़कर रखे। इसके लिए सावरकर ने संस्कृत या हिंदी को अपनाने की बात कही। हालांकि उनकी साझी संस्कृति के लिए एक भाषा अपनाने की बात से कई लोग असहमत भी होते हैं। जैसे हमने वेद में कहा कि ये हमारी मातृभूमि होती है, वो स्वर्ग से भी अधिक पवित्र है, स्वर्ग से भी अधिक इच्छित है, वो तो यह भोग भूमि नहीं है। अर्थात राजनीतिक राष्ट्रवाद जिसमें संविधान के अधिकारों के तहत आप अधिकारों को प्राप्त करते हैं, और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसमें आप अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से और अपनी आने वाली पीढ़ियों से जुड़कर उस वैशिष्ट्य के साथ, देश के साथ एक भावनात्मक लगाव के साथ रहते हैं, तो आप उस स्थान को सिर्फ भोग की भूमि नहीं मानकर उसको पुण्य और कर्म भूमि मानते हैं। इसलिए उनका राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, और हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका मकसद अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना था। जब देश आजाद हो गया तो 1952 में इसे भंग कर दिया गया।
राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित सावरकर ने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी का नारा दिया और पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते सावरकर जहां द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, वहीं देश के विभाजन के विरोधी भी थे। सावरकर मानते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सांस्कृतिक कौम हैं, जिनकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, लेकिन बतौर देश दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। सावरकर के जीवन की समग्रता ऐसे अनूठे गुणों से भरी हुई है। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम, मगर उसके साथ मूलगामी समाज सुधारक की भूमिका बैठक। कवि के बाद अगर सावरकर का कोई स्वरूप मुझे सबसे ज्यादा आकृष्ट करता है तो वो समाज सुधारक का रूप है। सावरकर ने राष्ट्रवाद को अधिक मजबूत बनाने के लिए वेदों को पढ़ने और उनका अनुसरण करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुनरुत्थान की जरूरत है। अपने राष्ट्रवाद की अवधारणा में सावरकर मानते थे कि हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक इतिहास है और राष्ट्रवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना गलत है। उनका मानना था कि केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ही हिंदुत्व को देखना न केवल हिंदुत्व के साथ गलत होगा, बल्कि राष्ट्रवाद के साथ भी धोखा है। सावरकर मानते थे कि राष्ट्रवाद के विकास और खुद को जागरूक करने के लिए संघर्ष करनी होती है और ये संघर्ष किसी राष्ट्र या आक्रमणकारी से नहीं, बल्कि खुद से करनी होती है। भारत को तो एक राष्ट्र मानते ही थे और एक प्राचीन राष्ट्र और अखंड भारत की भी कल्पना साथ में आप इसको देख सकते हैं। एक प्राचीन राष्ट्र जिसमें संस्कृति, जो कल्चरल नेशनलिज्म और साथ साथ इसका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और इसका जो कल्चरल स्पैन है, आप यदि देख रहे हो उसका वास्टनेस, तो उस पूरे को वो एक राष्ट्र मानते थे, अखंड भारत बनाने की भी बात करते थे। और जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया था, भारत के विभाजन का विरोध किया था। राष्ट्रवाद की अपनी विचारधारा ज्यादा व्यापक बनाने के लिए सावरकर ने हिंदुओं में शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका मकसद हिंदुत्व का प्रचार प्रसार और राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाना था। सावरकर ने अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाने के लिए अनेक सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी चलाए। उनके सामाजिक उत्थान कार्यक्रम न केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने और उसका प्रसार करने पर आधारित था। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने में सावरकर लगातार लगे रहे, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो या भाषण के तौर पर या लेखन के तौर पर। राष्ट्रवाद की भावना से भरी विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तकें छपने और प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती थीं। सावरकर की राष्ट्रवादी कविता सिर्फ पुस्तकों का हिस्सा बनकर ही नहीं रही, बल्कि जेल की दीवारों पर भी लिखी गईं। जब सावरकर सेल्युलर जेल में कैद थे, तब उन्होंने अपनी कविताएं कोयले से